हाँ तो देखिएगा, बात को समझिएगा, ठीक है। कि जब हमारे यहाँ मतलब किसका शासन था, देखिए गुप्तों का शासन था। और गुप्त के बाद भी हम देख रहे हैं कि लास्ट में मतलब जो है तो गुप्त वंश का कोई भी महत्वपूर्ण मतलब स्ट्रांग या मजबूत शासक नहीं रह पाया। तो जब मजबूत शासक नहीं रह पाया तो इस प्रकार से गुप्त वंश का भी पतन हो गया। तो फिर से वही चीज होगी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब जब केंद्रीय सत्ता क्या होगी बताइए, कमजोर होगी। ये सेंट्रल पावर है केंद्रीय सत्ता। और केंद्रीय सत्ता कौन थे अभी हमारे यहाँ पे बताइए, गुप्त थे। तो जब जब केंद्रीय सत्ता क्या होगी बताइए, कमजोर होगी, तो आसपास के ये जो राज्य हैं ये क्या होने लगेंगे, स्वतंत्र होंगे। अब ये स्वतंत्र क्यों होंगे, क्योंकि देखिए समझिएगा, यहाँ पे कौन बैठता है बताइए, राजा। और राजा का क्षेत्र क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे छोटे छोटे राज्यों में कौन बैठ रहा है, सामंत। क्योंकि व्यवस्था क्या है बताइए, सामंती है। कैसी व्यवस्था है बताइए, सामंती व्यवस्था है। तो यहाँ सब जगह कौन बैठे हुए हैं, सामंत बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जब राजा कमजोर हो जाएगा तो यहाँ पे ये लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ये लोग ये सोचेंगे कि अब राजा तो कमजोर हो गया है, तो हम अपने यहाँ का जो टैक्स है तो ये अब राजा को क्यों दे। सामंत ही क्या बन जाएगा यहाँ पे, राजा बन जाएगा। समझ में आया? क्योंकि केंद्रीय सत्ता क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। तो इसका फायदा उठाने के लिए ये लोग क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, अटैक करेंगे, यानी आक्रमण करेंगे कि अब बड़ा राजा कौन बन जाए, हम। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा वही अटैक करने की हिम्मत करेगा ना, कमजोर वाला तो अटैक करेगा नहीं यहाँ पे। तो जो सबसे मजबूत वाला है, तो इसी समय आपने देखा कि एक मतलब हरियाणा में एक सामंत है जिसका नाम क्या है बताइए, पुष्यभूति। तो इन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है बताइए, पुष्यभूति। तो ये आकर के क्या करेगा, अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, यानी दैट इज वर्धन वंश। फिर क्या होगा बताइए, वर्धन वंश का शासन आ जाएगा, ठीक है। फिर वर्धन वंश में भी यही होगा, आगे चल करके वर्धन भी क्या हो जाएंगे बताइए, कमजोर हो जाएंगे। तो जब वर्धन कमजोर हो जाएंगे तो इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए क्या करेंगे, आसपास के सामंत, अब ये कमजोर है तो अगला स्ट्रांग वाला जो आएगा तो अब वो यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इस समय यहाँ पे भारत में तीन शक्तियां बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, है ना। यहाँ बंगाल में पाल वंश, और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश, और यहाँ राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में और मालवा के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश। अब ये सभी लोग क्या चाहेंगे, राजधानी क्या थी, कन्नौज। तो ये सभी लोग क्या चाहेंगे, ये चाहेगा कन्नौज में मैं बैठूं, ये चाहेगा कन्नौज में मैं बैठूं, ये चाहेगा कन्नौज में मैं बैठूं। तो इसको लेकर के इन लोगों के बीच में बहुत लंबा युद्ध होगा, लगभग कितने साल का होगा ये, 100 साल का युद्ध होगा। मतलब एक राजा आएगा मर जाएगा, दूसरा आएगा वो लड़ेगा, इसके यहाँ से आएगा मर जाएगा वो लड़ेगा, इसके यहाँ से एक लड़ेगा, फिर दूसरा आएगा मर जाएगा, तीसरा लड़ेगा। ऐसे कई पक्षों में, मतलब कई स्टेप में, टोटल कितने 4 स्टेप पे होता है ये संघर्ष, आ रहा है समझ में। और अंतिम में यहाँ पे कौन जीत जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन जीतने के साथ अब यही भारत की स्थिति क्या है बताइए, कमजोर हो गई है। तो इसी कमजोर स्थिति का फायदा कौन उठाएगा बताइए, विदेशी भी आएंगे यहाँ पे आक्रमण करेंगे। तो विदेशी में से यहाँ से कौन आएगा, पहले पहले भारत में कौन सा यहाँ पे जो आक्रमण होगा, तो गजनी आएगा। और गजनी के बाद फिर कौन आएगा बताइए, गौरी आएगा। तो पैरेलल में मतलब यहाँ पे ये भी चलता रहेगा, और ये चलने के साथ साथ क्या चलेगा बताइए, विदेशी आक्रमण भी हो जाएगा। तो एक तरह से इतनी संक्रमणकालीन स्थिति बन जाएगी। साथ में यहाँ छोटे छोटे कई राजपूत, कई राजपूतों का क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके साथ में मतलब कई राजपूत वंशों को ही पढ़ेंगे। जैसे आप मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, खजुराहो में कौन आ जाएंगे बताइए, चंदेल आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्योंकि अब ये कोई एक ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई है जो सबको एकजुट करके अपने पास क्या है बताइए, रख सके। तो यहीं से हमारा ये खूब सारे राजपूत आएंगे, तो पढ़ेंगे हम राजपूत काल, और जिसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और अटैक हो जाएगा तो मध्यकाल भारत आ जाएगा, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा एंशियंट हिस्ट्री क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दबाते हैं पॉज बटन, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पे बताइए, दक्षिण भारत में। तो अब देखते हैं कि आखिर दक्षिण भारत में क्या चल रहा है, समझिएगा बात को, ठीक है। तो जैसे उत्तर भारत में क्या चल रहा है पूरा आपने पढ़ लिया, तो दक्षिण भारत में भी चल रहा होगा। हालांकि दक्षिण भारत के प्राचीन से लेकर के मतलब लगभग 100 सदी तक के इतिहास को, कहां तक, लगभग 100 ईस्वी तक के इतिहास की हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, अरे समझ में। क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास उतने स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा गया जितने स्वतंत्र रूप से उत्तर भारत का इतिहास लिखा गया, ठीक है।
तो इसलिए दक्षिण भारत के इतिहास लेखन में ही क्या कर दी है, उपेक्षा कर दी गई है। इसलिए जब लिखा ही नहीं गया है तो हमें सोर्स ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सोर्स हमें कहां से जाकर के मिल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। कनिष्क कब आएगा, 1 AD में। कनिष्क कब आएगा, 1 AD में। और अपना राज्यारोहण कब करता है, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। ठीक है, अब वहां से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जब समय आ जाएगा कब, 100 ईस्वी का, 100 AD का, तब यहाँ पे दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलेगा संगम काल मिलेगा। ठीक है, संगम काल मतलब जैसे बौद्ध संगीति होती थी, बौद्ध संगीति 1, बौद्ध संगीति 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो उसी प्रकार से संगम, संगम काल, संगम मतलब कवियों का सम्मेलन। संगम का मतलब होता क्या है, सम्मेलन या संगीति। तो ये कवियों का क्या होगा, यहाँ पे सम्मेलन होगा। तो जब कवियों का सम्मेलन होगा तो उसमें ये लोग लिटरेचर लिखेंगे। तो वहां से हमें जानकारी मिलती है कि 100, ठीक है, ये मतलब 100 से लेकर के 250 ईस्वी तक के काल को क्या कहेंगे, हम संगम काल कहेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम पॉज कर रहे हैं, किसको, त्रिपक्षी संघर्ष को पॉज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। और साथ में क्या क्या यहाँ पे मतलब छोटे छोटे जो राजपूतों का उदय होगा, राजपूत वंश के छोटे छोटे शासकों का उदय होगा वो। और इसी के साथ फिर क्या होगा, यहाँ पे मिडेवल हिस्ट्री चालू होगा, गजनी और गौरी का आक्रमण होगा ये। ठीक है, तो अब हम कहाँ चल रहे हैं, दक्षिण भारत में। तो आज और कल के लेक्चर में पूरा दक्षिण भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने उसे ऐसे कंप्रोमाइज कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है कि मतलब आज की आप क्लास अटेंड करेंगे, इंट्रोडक्शन रहेगा आज का, और फिर कल की क्लास तो लंबी क्लास हो जाएगी, है ना। तो लंबी क्लास हो जाएगी तो आराम से हम दक्षिण भारत का इतिहास पूरा समेट करके रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलेंगे त्रिपक्षी संघर्ष, थोड़ा सा ये जटिल है तो इसलिए अभी स्टॉप कर दिया है कि फ्रेश माइंड से आप लोगों को पूरा इसको समझाएंगे एक एक करके। और उसके बाद हम मध्यकालीन भारत में ना जाकर के मॉडर्न इंडिया में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आधुनिक भारत से ही प्रश्नों की श्रृंखला क्या आती है, ज्यादा आती है। आजकल ट्रेंड बढ़ गया है, प्राचीन भारत से ज्यादा आते हैं और कहाँ से आते हैं, आधुनिक भारत से। फिर उसके बाद बैक गियर लगा के मध्यकाल पढ़ेंगे, फिर आजादी के बाद का भारत, फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, इस सबसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग सब समझ गए ना कि 100 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक मतलब पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम, चौथा संगम होगा। ठीक है, 100 से लेकर के 250 ईस्वी तक। ठीक है, और इसमें जितने भी बहुत सारे कवि आएंगे अपने अपने साहित्य लिखेंगे। और इसकी जानकारी फिर हमें फाइनली कहाँ से मिली कि दक्षिण भारत में ये सब हो रहा है, इसकी जानकारी हमें अशोक के शिलालेख से मिलती है। अशोक का जो दूसरे नंबर का शिलालेख है, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, आप लोग जब याद करेंगे तो अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में क्या किया था, दक्षिण भारत के राजवंशों की जानकारी दी थी। लेकिन एक बहुत मतलब गंभीर चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि उसने सभी के बारे में बताया लेकिन चोल राजा के बारे में नहीं लिखा है। अब क्यों नहीं लिखा है ये वो जाने, लेकिन जबकि हालांकि चोल ही सबसे ज्यादा क्या रहेंगे बताइए, आगे चल करके प्रतापी रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक बुक है, एक बुक का नाम क्या है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। ठीक है, तो ये जो बुक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, तो समझिएगा बात को यहाँ पे। तो इस बुक में क्या विशेष है ये समझिएगा। ठीक है, तो देखो मतलब इरिथियन सी मतलब होता है वो जो लाल सागर है। ठीक है, और पेरिप्लस मतलब होता है मैप, यानी कि नक्शा। अब ये बुक किसने लिखी है, ये बुक एक अज्ञात व्यक्ति ने लिखी है, इसका आज तक हमें नाम देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस ये व्यक्ति क्या किया था, पूरे मतलब विश्व की समुद्री यात्राएं किया था, और जहां जहां जाकर के रुकता था तो वहां के बारे में लिख करके बताता था। तो भारत में भी आकर के रुका था तो भारत के बारे में बताया। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी बुक में भी हमें संगम काल के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत का संगम काल 100 से लेकर के 250 ईस्वी तक क्या है बताइए चला है। तो पहले इसको पढ़ेंगे हम, फिर इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास विलुप्त हो जाएगा। फिर आगे चल करके कहां से पढ़ेंगे, 6वीं सदी से, मतलब 600 ईस्वी से, समझ रहे हो। फिर इसके बाद विलुप्त, क्योंकि फिर कहीं कुछ लिखा लिखा मतलब मिल नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद 250 से 300, 400, 500, 600। फिर उसके बाद कहां से स्टार्ट होगा दक्षिण भारत का इसका इतिहास, 600 से। तो 600 से लेकर के कहां चलेगा, ये त्रिपक्षी संघर्ष तक, कहां, 1000 तक। अब याद करो कैसे कनेक्ट हो जाएगा, कैसे कनेक्ट हो जाएगा, एक वाकाटक वंश है, वाकाटक वंश है कि नहीं है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रभावती की शादी की थी दक्षिण में, की थी कि नहीं की थी। तो यहाँ पे जब कनेक्शन होगा, लिंक होगा, तो इनके बारे में जानकारी मिलेगी दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना कि दक्षिण भारत का इतिहास हमको किस क्रम में कैसे पढ़ना है ना। अच्छा, 100 ईस्वी के पहले का भी पढ़ना है क्या दक्षिण भारत का इतिहास,
अरे लिखा ही नहीं तो कहाँ से पढ़ लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? और 250 ईस्वी से 600 ईस्वी तक का भी पढ़ना है क्या? फिर वही बात, लिखा ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ लोगे? समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और किसी के दम हो तो लिख लेना जाके ढूंढ ढाड़ के। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हेडिंग डालिए दक्षिण भारत का इतिहास। थोड़े से नाम के लिस्ट आएंगे तो वो लोग आप अपने मुंह से ही बोल के मुझे सुनाएंगे, ठीक है? ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास। आज हम शुरू कर रहे हैं, कल इसे खत्म कर देंगे, है ना? कल 2 से हो सकता है 2 से 2.5 घंटे की क्लास लेकर के इसको, जिससे आपका दक्षिण भारत के इतिहास में ज्यादा दिन का समय ना लगे। चलिए, मुख्य रूप से हम जैसे दक्षिण भारत में देखें, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हम कब से कब तक का पढ़ेंगे? तो 100 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक का पढ़ेंगे, ठीक है? और इसको बोला क्या जाता है? संगम काल या संगम युग बोला जाता है। संगम युग या संगम काल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये तमिल कवियों का सम्मेलन था। तमिल कवियों का सम्मेलन। तो संगम का अर्थ क्या होता है? तमिल कवियों का सम्मेलन होता है, ठीक है? ठीक है, क्लियर है ना? तो देखिए, है ना? तो देखा जाए तो दक्षिण भारत में अगर हम बात करें, तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जो संपन्न क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था? ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र था। सबसे ज्यादा संपन्न क्षेत्र कौन सा था? ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, ठीक है? उसका उसका मुख्य रूप से कारण क्या था? तो उसका मुख्य रूप से हम कारण यहाँ पे देखेंगे तो मतलब यहाँ पे कावेरी नदी का बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, ठीक है? तो जहां जहां पे भी डेल्टा बनेगा तो वो क्षेत्र मतलब उपजाऊ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? निश्चित रूप से रहेंगे, ठीक है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र क्या था बताइए? ये था, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे तो इसी के जस्ट अपोजिट में आपका क्या है बताइए? केरल वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है? तो अपोजिट में ये क्या है बताइए? केरल वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है? अब केरल, केरल के साथ हम देखें तो ये जो बीच वाला इतना छूटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, ये जो जितना ये बीच वाला छूटा हुआ क्षेत्र है, तो ये किसका है? पांडे का है। तीन मुख्य रूप से यहाँ इस समय क्या थे बताइए? राजवंश थे। कितने बताइए? तीन मुख्य रूप से यहाँ पे क्या थे इस समय में? क्या थे बताइए? राजवंश थे, ठीक है? इसमें हम मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पे आपके चोल थे, और यहाँ पे चेर थे। चेर का मतलब होता है पर्वत, ठीक है? और यहाँ पे खूब सारे पर्वत हैं कि नहीं है बताइए? अब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो इस तरफ आपको क्या मिलेंगे? खूब सारे पर्वत मिलेंगे और उनकी सतत श्रृंखला मिलेगी। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैदान, पर्वत यहाँ पे भी हैं, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत छोटे छोटे हैं, और उनके बीच में से नदियां जा रही हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां यहाँ से कहाँ, यहाँ प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ जाएंगी तो जितने भी छोटे छोटे पर्वत हैं उनको सबको काट देंगी, आगे चल करके मैदान का निर्माण करेंगी। तो यहाँ पे आपका ज्यादा क्या है? मैदान पाया जाएगा, और इसलिए ये क्षेत्र क्या होगा? ज्यादा उपजाऊ रहेगा। तो यहाँ पे जो राजा होगा वो सबसे ज्यादा समृद्धशाली होगा। क्यों समृद्धशाली होगा? क्योंकि यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होगी इतने क्षेत्र में, क्योंकि सारी नदियां अपना मलबा ला करके यहाँ गिरा देंगी। तो गिरा देंगी तो उपजाऊ क्षेत्र बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये आपका रहेगा। तो समझ में आया आप लोगों को? तो ये वाला जो है यहाँ पे किसका शासन रहेगा बताइए? चोल का रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे चेर का रहेगा, और यहाँ पे किसका रहेगा बताइए? पांडे का रहेगा, ठीक है? और इन्हीं तीनों में आपस में क्या चलेगा? संघर्ष। ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है? 1000 से 250 चल रहा है, ठीक है? अब
इसी समय में जो पांड्य रहते हैं, ठीक है, तो पांड्य किसका आयोजन करेंगे बताइए? संगम युग का आयोजन करेंगे, ठीक है, संगम सम्मेलन का आयोजन करेंगे। संगम का मतलब ही क्या होता है? सम्मेलन। और ये सम्मेलन किसका है बताइए? ये सम्मेलन किसी और का नहीं बल्कि तमिल कवियों का है। किसका? तमिल कवियों का है, ठीक है। संगम मतलब होता क्या है? सम्मेलन, ठीक है। तो इसमें सम्मेलन में हम मुख्य रूप से पहले देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये सम्मेलन को यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि पहला दूसरा तीसरा सम्मेलन जो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संगम। संगम यानी आपका सम्मेलन हुआ, और यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? कोई ना कोई तो इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। और अध्यक्ष के साथ यहाँ पे संरक्षक तो मैंने बता दिया है पांडे ही करेंगे। ये सब कौन आयोजित कराएगा बताइए? पांड कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे स्थल, तो स्थल पांड की जो राजधानी रहेगी, क्योंकि पांड करा रहे हैं, तो पांड की राजधानी क्या रहेगी? मदुरै, जिसे उस समय क्या बोला जाता था? मदुरा बोला जाता था, ठीक है। और यहाँ पे कितने लोग भाग लेंगे, यानी सदस्य कितने भाग लेंगे? सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहला जो मतलब सम्मेलन होगा, ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? अगस्त्य ऋषि। अब ध्यान दीजिए, जब मैं आप लोगों को वैदिक काल पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था, है ना, कि अगस्त्य ऋषि कहाँ की तरफ चले गए थे? दक्षिण भारत की तरफ, और ये बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, ठीक है। तो यहीं ये आकर के पूरे तमिल साहित्य का क्या करते हैं? विकास करते हैं, ठीक है। उत्तर भारत से कहाँ पलायन होते हैं वैदिक काल में? दक्षिण भारत। और अपनी इसके पहले इन्होंने अपनी संतानों को भी भेज दिया था, अपने 100 पुत्रों को कहाँ भेज दिया था? दक्षिण भारत की तरफ भेज दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ के जो अध्यक्ष रहेंगे तो वो कौन रहेंगे? अगस्त्य ऋषि रहेंगे, अगस्त्य ऋषि, ठीक है। और इन्हीं के तत्वाधान में ही यहाँ का पूरा साहित्य और लिटरेचर डेवलप हुआ है, ठीक है। और दूसरे में जो अध्यक्ष होंगे तो अगस्त्य ऋषि ही रहेंगे, लेकिन प्लस साथ में इनका शिष्य भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? साथ में इनका शिष्य भी आ जाएगा, और शिष्य का नाम क्या है? तोलका पियर। तोलका पियर कौन है? इनका शिष्य है। तो दूसरे संगम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अगस्त्य ऋषि, और साथ में कौन है बताइए? तोलका पियर है। और तीसरे, ठीक है, तीसरे का कौन करेगा? नक्कीरर करेगा। नक्कीरर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे जो एग्जाम में पूछता है कि तीसरे संगम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने? नक्कीरर। दूसरे की अगस्त्य और उनका शिष्य तोलका पियर, और पहले की अगस्त्य ऋषि, ठीक है। और इनके सबके स्थल क्या रहेंगे? तो आपके मदुरा, जो वर्तमान में मदुरई है, और दूसरे का मदुरा में ही स्थित है कपाटपुरम। मदुरा में ही क्या स्थित है बताइए? कपाटपुरम, ठीक है। तो वहां पे होता है, ठीक है। और सदस्यों की संख्या पहले में बहुत ज्यादा थी, 549, फिर 49 और 49, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा क्या बताइए? संगम सम्मेलन। और ये सब करा कौन रहा है? एक ही व्यक्ति, एक ही वंश करा रहा है। कौन बताइए? पांड्य। कौन करवा रहा है? पांड्य करा रहा है, ठीक है। क्लियर है ना? तो इस तरह से हमने मतलब ये क्या है बताइए? यही पूरा है हमारा संगम काल। और इसका टाइम पीरियड कितना है बताइए? 100 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक है। इतने में कितने सम्मेलन संपन्न हुए बताइए? 3 सम्मेलन संपन्न हुए, ठीक है। क्लियर है? तो अब यहीं पे जो जो रचनाएं हुई तो उनकी जानकारी के हिसाब से हमें यहाँ के राज्यों का क्या मिलता है बताइए? विवरण मिलता है। क्या मिलता है बताइए? विवरण मिलता है। तो पांडवंश ने टोटल कितने संगम बुलाए? 3 संगम बुलाए, ठीक है। तो ये तीनों संगम जो है, तो यहाँ पे आपने इसकी जानकारी देख ली, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब संगमकालीन आखिर वंश कौन कौन से हैं? अभी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, संगम कालीन वंश, ठीक है। मैंने मैप बनाया था, और मैप में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बीच वाला, ये इस तरफ किनारे वाला जो क्षेत्र है वो किसका है? चोल का है। और इस तरफ किनारे वाला जो क्षेत्र है वो किसका है? चेर का है। और जो बीच वाला बचा हुआ इतना, ये जो मदुरै वाला क्षेत्र है, ये किसका है? पांडे।
ठीक है। तो यही संगमकालीन वंश है, समझ में आया? ठीक है। अब इनकी अपनी अपनी क्या देख लीजिए, राजधानी देख लीजिए। ठीक है। तो जैसे चोल है ना, तो सबसे पहले तो इनका एक एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। ठीक है। तो पांड का जो प्रतीक चिन्ह है, यानी इनके झंडे में किसका निशान रहा करता था? तो कार्प का रहता था। कार्प एक प्रकार की मछली है। किसका रहता था? कार्प। और कार्प क्या है बताइए? एक प्रकार की मछली है। ठीक है। चोल, चोल के झंडे में किसका चिन्ह रहता था? इनके झंडे में किसका चिन्ह रहता था? बाघ का रहता था। ठीक है। यानी इनका प्रतीक क्या है बताइए? बाघ है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ये चेर, तो चेर का प्रतीक क्या है? धनुष। इनके झंडे में किसका चिन्ह रहा करता था? तो धनुष का रहता था। ठीक है। समझ में आया? तो ये मुख्य रूप से इनके ये संगम कालीन क्या है? वंश हैं। जब संगम काल चल रहा था तो दक्षिण भारत में इस क्षेत्र में ये वंशों का क्या था बताइए? शासन था। ठीक है। अब चोल, चोल की राजधानी क्या थी? उरईउर, जो कावेरी का मतलब मुहाना है, उसे उरईउर कहा जाता है। तो चोल, चोल की कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी उरईउर। उरईउर, ये क्या है बताइए? चोलों की क्या है बताइए? कैपिटल है, यानी कि इनकी राजधानी है। ठीक है। चेर, चेर की राजधानी क्या है? करूर। चेर, इनकी कैपिटल, इनकी कैपिटल क्या है? करूर है। ठीक है। फिर पांड, तो पांड की है मदुरै। पांड की कैपिटल क्या है? मदुरै। ठीक है। यही तीन वंश कब, ये जो हम संगम कालीन वंश का टाइम पीरियड आपको बताए कितना है? 100 से लेकर के 285। ठीक है। यही लोग यहाँ पे रह रहे थे और क्या कर रहे थे बताइए? शासन कर रहे थे। ठीक है। अब इनके कुछ जो है तो विशेष मतलब लोगों के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जो जैसे चोल है ना, तो चोल का जो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक था, ठीक है, तो वो कौन था? कारीकाल। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है बताइए? चोल। चोल को हम देखते हैं। ठीक है। ये बना लिए हैं सब लोग, अगले पन्ने पे चले। ठीक है। चोल, हाँ, चोल की कैपिटल बताइए। मुंह से बोलना है सबको, तभी याद होगा। क्या है? बोल ही नहीं पा रहे हो। क्या है? तभी बोलिए, तेज से बोलिए। हाँ, चोलों की कैपिटल क्या है? चोलों की कैपिटल, ठीक है। हाँ। अब बात आती है। ठीक है। तो ये जो चोल हैं, तो ये मतलब अब ये पूरे यहाँ पे देखिए बंदरगाह वाले नगर हैं। बंदरगाह वाले नगर हैं कि नहीं है? है ना? यहाँ सभी जगह क्या है बताइए? समुद्र तट है। तो ये सभी लोग बहुत अच्छा व्यापार किया करते थे। ठीक है। जैसे जो चेर है, तो ये सबसे ज्यादा केरल वाला क्षेत्र मसालों का व्यापार करता था, और मसालों में ये काली मिर्च का किया करते थे। ठीक है। ये लोग सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, और बहुत अच्छे किस्म के सूती वस्त्र इनके क्या है बताइए? हुआ करते थे। ठीक है। तो चोल मुख्य रूप से हम देखेंगे तो ये किसका व्यापार किया करते थे? तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहां कहां से व्यापार करते थे? तो पूरा आपका यूरोप हो गया, और पूरा आपका जो मध्य एशिया का देश हो गया, क्या क्या नाम है? मिस्र हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, आ रहा है समझ में, और यूरोप हो गया। तो ये सभी जगह क्या दिया करते थे? अपने सूती वस्त्र दिया करते थे। और सूती वस्त्र का क्या किया करते थे बताइए? अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे। ठीक है। अब चोलों का जो सबसे प्रतापी शासक था, यानी इनका जो सबसे प्रारंभिक मतलब और महत्वपूर्ण शासक था, वो कौन था? कारीकाल। कारी काल। ठीक है। 190 ईस्वी। ठीक है। ये सबसे ज्यादा चोलों का क्या था बताइए? प्रतापी शासक था। कौन? कारीकाल। कारीकाल ही सबसे ज्यादा क्या है बताइए? इनका जो है तो महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है। और इसने, ठीक है, इसने अपने समय में कई पांड्य राजाओं को पराजित किया था। कारीकाल ने अपने समय में, ठीक है, 190 लिखा है। ठीक है। कई पांड्य शासकों को पराजित किया था। इनके जो पड़ोसी हैं, तो उनको क्या किया था बताइए? ये पराजित किया था। ठीक है। और इसने, इसके बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये विद्वान था, और विद्वान के साथ साथ ये क्या था? बहुत ही ज्यादा मतलब जो है, तो चूंकि कावेरी नदी थी, ठीक है, तो कावेरी नदी पे इसका जो मुहाना है,
वहां पे क्या करेगा, ये बांध बनवाएगा। और बांध किसके लिए बनवाएगा बताइए, सिंचाई के लिए बनवाएगा, ठीक है। और इसी के साथ इसने कई सारे तालाब भी खुदवाए, किसके लिए, सिंचाई के लिए। तो इस प्रकार चूंकि इसका क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ था, क्यों, क्योंकि इसके क्षेत्र में कौन सी नदी आ रही थी, कावेरी नदी आ रही थी, ठीक है। और इसने बांध निर्माण के लिए श्रीलंका में आक्रमण किया। कहां पे आक्रमण किया बताइए, श्रीलंका में इसने बांध के लिए क्या किया, बांध निर्माण के लिए आक्रमण किया। और वहां से 12,000 मजदूर लेकर के आया। क्या लेकर के आया वहां से, 12,000 मजदूर लेकर के आया। और इन्हीं मजदूरों से उसने क्या बनवाया बताइए, बांध बनवाया। क्या बनवाया, बांध बनवाया, ठीक है। तो इसलिए ये शासक क्या है बताइए, बांध, ये बहुत बड़ा बांध बनवाया था, ग्रैंड बांध। कौन सी नदी पे बनवाया है, कावेरी नदी पे बनवाया है, ठीक है, क्लियर है। इसलिए ये क्या है बताइए, बहुत ही ज्यादा क्या है बताइए, प्रसिद्ध और प्रतापी क्या है बताइए, शासक है ना, ठीक है। और इसके बारे में हम अगर यहाँ पे देखें तो करिकाल का अर्थ होता है जले हुए पैर वाला व्यक्ति, है ना। इसके नाम का अर्थ क्या है, इसके नाम का अर्थ है जले हुए पैर वाला व्यक्ति, ठीक है। अब मैंने बताया कि चूंकि जो जानकारी मिल रही है तो हमें कहाँ की मिल रही है बताइए, मतलब केवल संगम काल की मिल रही है। तो ये क्या था बताइए, इनका चोलों का सबसे ज्यादा मतलब प्रतापी शासक था, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम, ठीक है। तो चोल आगे चल करके अब दोबारा फिर से आएंगे, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संगम काल, ठीक है। तो संगम काल में चोलों के बारे में क्या है बताइए, इतनी ही जानकारी है। आगे के भी कुछ दो तीन शासक आए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, ठीक है। अब 300 साल बाद, अब दोबारा 300 साल बाद चोलों का द्वितीय चरण चालू होगा। कितने, अब इसके बाद 300 साल बाद दोबारा से हम चोल, यानी ये चोल दो स्टेप में राज्य करेंगे। ये पहला चरण हो गया, और इसके बाद चरण दो, यानी कि स्टेप दो। और वो कब आएगा, 250 में आप जब 300 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 300 साल बाद चोल क्या आएंगे बताइए, दोबारा आएंगे, यानी कि पुनः आएंगे। तो समझ में आया, ये थी चोलों के बारे में क्या है बताइए, जानकारी थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला हम देखते हैं पांड्य वंश देखते हैं, ठीक है। तो पांड्य के बारे में मुख्य रूप से हम देखें तो आप लोगों ने अभी अभी देखा था, इनकी कैपिटल क्या है बताइए, ठीक है, मदुरा, वर्तमान का मदुरै या मदुरई, ठीक है। अब पांड्य शासक के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से इनका चिन्ह तो धनुष है, आप लोगों को पता है। और पांड्य के बारे में हम मुख्य रूप से बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या किया था बताइए, संगम। इन्होंने किसका आयोजन कराया था, तमिल संगम का आयोजन कराया था। तमिल संगम का आयोजन कौन कराते हैं, पांड्य शासक कराते हैं। और इसी से हमें ये सारी क्या मिलती है बताइए, जानकारी मिलती है, ठीक है, क्लियर है ना। और यही तमिल भाषा का पितामह किसे बोला जाता है, यानी कि जो तमिल है, तो तमिल भाषा का पितामह किसे कहा जाता है, अगस्त्य ऋषि को। और किसके संरक्षण में इन्होंने कराया, तो अगस्त्य ऋषि के संरक्षण में कराया, ठीक है। बहुत सारे तमिल साहित्यों की इस समय क्या होती है बताइए, रचना होती है, ठीक है। इसका जो सबसे पहला शासक रहता है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है, नेडियोन। क्या नाम है आप बोलिए, नेडियोन, बताइए क्या है, क्या है, क्या है, ठीक है, कौन है, नेडियोन। नेडियोन शब्द का अर्थ होता है लंबा आदमी। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, लंबा आदमी, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो नेडियोन है, ठीक है, तो ये नेडियोन मतलब जो है, तो ये इसने सबसे पहली बार क्या किया था कि समुद्र की पूजा, क्योंकि इन्होंने बोला कि हमें सब पूरी आर्थिक संपन्नता कहाँ से मिल रही, व्यापार कहाँ से हो रहा है, समुद्र से। तो ये इसने क्या चालू की थी, समुद्र की पूजा। जैसे आप लोग नदियों की पूजा करते हैं ना, तो इसने क्या शुरू की थी, समुद्र की पूजा शुरू की, ठीक है।
तो आपसे हिस्ट्री में प्रश्न पूछता है कि किस पांड्य शासक ने समुद्र की पूजा स्टार्ट की या शुरू की, तो उसका नाम क्या है बताइए, नेडियोन है। ठीक है। अब अब आगे चल करके और भी कई शासक आएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। अगला शासक हमारा रहेगा नेडुजेलियन। अगला शासक जो है हमारा, ठीक है, तो अगला शासक है नेजुडेलियन। हाँ, अब देखिए, नेजुडेलियन के बारे में हम बात करें तो ये भी, जैसे वहां चोल में सबसे ज्यादा प्रतापी कौन था, कारिकाल, तो जैसे वहां कारिकाल प्रतापी था, तो उस प्रकार यहाँ पे कौन था, ये नेजुडेलियन। ठीक है। नेजुडेलियन की बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा कुशल शासक था, और कुशल शासक के साथ इसका मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट परफेक्ट था, यानी कि बहुत अच्छा क्या था बताइए, ये प्रबंधक था। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ना? इसने एक अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध किया। उस युद्ध को हम जानते हैं तलैया लंगानम। तलैया लंगानम मतलब वर्तमान का तंजौर। तंजौर का युद्ध, या जिसे उस समय ये लोग क्या कहते थे, तलैया लंगानम। ठीक है। अब इस युद्ध में क्या है कि एक तरफ कौन था बताइए, ये था, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे सामंतों का ग्रुप था। सामंतों का क्या था बताइए, समूह था। तो ये इतना ज्यादा मतलब कुशल योद्धा था कि इसने ये सभी सामंतों को क्या कर दिया बताइए, हरा दिया। सभी सामंतों के समूह को इसने क्या कर दिया बताइए, हरा दिया। और कौन जीत गया बताइए, नेजू डेलियन जीत गया। कौन जीत गया यहाँ पे, नेजू डेलियन जीत गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? और इन्होंने, है ना, इसने मतलब जो है, तो आगे चल करके एक मतलब इसी इसी समूह में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, शेय। इसी समूह में एक व्यक्ति कौन था बताइए, शेय। ठीक है। तो शेय जो, तो ये जो था, आ रहा है समझ कि मतलब महत्वपूर्ण क्या था बताइए, राजा था। तो इसने से को भी क्या कर दिया था, मतलब मार के भगा दिया था। से जो था ये चेर राज्य से था। कहां से था बताइए, चेर राज्य से था। कहां से था ये, चेर, चोल चेर पांड, तो ये कहां से था बताइए, चेर से था। ठीक है, क्लियर है ना? तो इस प्रकार हमने देखा कि यार ये किसके बारे में जानकारी हुई, हमारी पांडवंश के बारे में जानकारी हुई। ठीक है। इसके बाद अब हमारा तीसरा कौन है, चेर। तो अब चेर को देखते हैं हम। चेर यहां रहते थे, और इनकी कैपिटल क्या थी बताइए, क्या थी? हाँ, अभी लिखाया ना आप लोगों को। हाँ, क्या, करूर। ठीक है। मुख्य रूप से हम देखें तो चेर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है इसका अर्थ, पर्वत होता है। ठीक है। अशोक जब अपना शिलालेख लिखता है, क्या लिखता है बताइए, अपना शिलालेख लिखता है, तो उस शिलालेख में इन्हें क्या बोला, इन्हें बोलता है, इन्हें चेर पद कहता है। चेर पद कहता है। मतलब चेर पद शब्द का अर्थ क्या हुआ, देखो समझो, चेर मतलब क्या हुआ बताइए, पर्वत, और पद मतलब क्या हो गया, उसके पैर। मतलब ये कहाँ के लोग हैं, मतलब इनका पूरे पर्वतों पर क्या है बताइए, राज है। समझ में आया? ऊपर से नीचे तक, इसलिए इन्हें क्या, अशोक ने क्या लिखा है बताइए, चेर पद। और इसी के साथ साथ क्या कहा है, केरल पुत्र कहा है। केरल पुत्र, आपका वर्तमान का केरल यहाँ पे है ना? ठीक है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा है इसने अपने शिलालेख में, पर्वत पुत्र या केरल पुत्र बोला है। ठीक है। अब इसका इसका जो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक था, उसका नाम क्या था, उदयन जरील। इसका सबसे प्रतापी शासक था, उसका नाम था उदयन जरील। ठीक है। उदयन जरील इनका सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है। इसके बारे में हम मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसके बारे में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि इसने महाभारत, कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों को भोजन कराया था। ठीक है। ऐसी एक किंवदंती है ना? अब समय काल तो बहुत आगे चल रहा है, लेकिन हो सकता है इसने उसके वंशजों को खाना खिलाया हो। ठीक है। तो महाभारत के दोनों पक्षों, यानी एक तरफ कौरव थे और एक तरफ कौन थे, पांडव थे, तो उनको क्या कराया, भोजन कराया। इस कारण से इसको उपाधि दी गई, या इसे बोला जाता था इस नाम से।
और किस नाम से बोला जाता था? भोजन कराने के कारण इसे महाभोजन, महाभोजन उदयन जरील, महाभोजन उदयन जरील बोला जाता था। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये मुख्य रूप से मतलब जो है तो इसके बारे में क्या थी बताइए, जानकारी थी। ठीक है, अगला इसका जो सबसे प्रतापी शासक है उसका नाम है सेन गुट्टवन। सेन गुट्टवन, ठीक है। तो सेन गुट्टवन, जैसे मैं आपसे बोलूंगा समुद्र पूजा, समुद्र पूजा किसने शुरू कराई थी? समुद्र पूजा किसने शुरू की थी? अभी हम पढ़े हैं ना, नेडियोन ने। तो जैसे इसने समुद्र पूजा शुरू की थी, तो सेन गुट्टवन ने पत्नी पूजा शुरू की थी। ठीक है, तभी से पुरुषों का क्या हो गया? कल्याण। ठीक है, तो इसने क्या शुरू की थी बताइए? पत्नी पूजा शुरू की थी। किसने शुरू की थी बताइए? सेन गुट्टवन ने शुरू की थी। ठीक है, क्लियर है ना? अब मतलब मुख्य रूप से इसने देखें तो इसने कुछ यवन व्यापारियों को बंदी भी बना लिया था, आक्रमण करके कुछ यवन व्यापारी इसके तट पे आए थे, तट पे आए थे तो इसने कुछ यवन व्यापारियों को क्या कर लिया था? बंदी भी बना लिया था। यपन व्यापारी को क्या किया था इसने? बंदी भी बनाया था। किसने बताइए? तीन गुटवन ने। ठीक है, क्लियर है ना? और बाद में उन्हें बहुत ज्यादा धन लेकर के छोड़ दिया था, है ना? इन्होंने बोला कि हम तुम्हें क्या देंगे, हम यवन हैं, हमारे पास सोने के सिक्के हैं। तो जब सोने के सिक्के दे दिए तो उनने क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या लेकर के? रुपया पैसा लेकर के इन्हें क्या कर दिया बताइए? छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसने इसने 7 राजाओं को पराजित किया था, तो इसलिए इसे अधिराज भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, चलो, तो समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये उदयन जरेल क्या था? फिर सेन गुट्टवन के बारे में बोलता है कि मतलब इसने क्या किया था बताइए? कनगी पूजा, है ना? इसको पत्नी को वहां क्या कहा जाता है? कनगी। तो कनगी पूजा इसने शुरू की थी। कौन सी पूजा शुरू की थी? कनगी। कनगी मतलब होता है पत्नी। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा अंतिम इसका जो शासक है, इसने गन्ने की खेती शुरू की थी। तो गन्ने की खेती दक्षिण भारत में कौन शुरू करता है? आदि गामन। तीसरा शासक कौन है? आदि गामन। और आदि गामन क्या शुरू करता है? गन्ने की खेती शुरू करता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में थी जानकारी? चेर वंश के बारे में। ठीक है, अब इसी के साथ यहाँ पे संगम काल क्या हो जाता है बताइए? खत्म हो जाता है। अब दक्षिण भारत का इतिहास हम आगे पढ़ेंगे, जो कहां से शुरू होगा? लगभग आपकी 6वीं शताब्दी से शुरू होगा, यानी 600 ईस्वी से लेकर के आपका क्या होगा बताइए? शुरू होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये इतना हम देखते हैं। और इसी के साथ कुछ थोड़ी सी कुछ रचनाओं के बारे में मैं बता देता हूं, जो पूछता है संगम साहित्य जो इस समय थे, तो आप अलग से यहीं पे हेडिंग डालेंगे क्या? संगम साहित्य। ठीक है, चलिए, अब आप हेडिंग डालेंगे इसी में संगम साहित्य। तो सभी के बारे में नहीं पूछता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पूछता है। ठीक है, तो जैसे एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम क्या है? तोलकापियम। और ये तोलकापियम किसकी रचना है? ये कौन लिखेगा? यानी कि इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पे रचना, तो तोलकापियम के जो रचनाकार हैं तो वो तोलकापियर हैं। और तोलकापियर कौन है? ऋषि अगस्त्य का, अगस्त्य का क्या है बताइए? ये शिष्य है। ठीक है, क्लियर है? तोलकापियर कौन है? ऋषि अगस्त्य का क्या है बताइए? शिष्य है। ठीक है, क्लियर है ना? अब अगली रचना जो है, ठीक है, तो शिलप्पा दिकरम। शिलप्पा दिकरम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस रचना है। ठीक है, और इसे लिखता कौन है? ठीक है, तो इसे लिखता है जो हम अभी पढ़े थे ना, सेन गुट्टवन, जो चेर राजा है। ठीक है, तो जो सेन गुट्टवन है, तो सेन गुट्टवन का भाई है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? इलंगो आडिगल। इलंगो आडिगल। ठीक है, तो इलंगो आडिगल कौन है बताइए? सेन गुट्टवन का भाई है। सेन गुट्टवन
का भाई है। तो ये सिलप्पादिकरम लिखता है। सिलप्पादिकरम बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। ये मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पे ये बौद्ध अनुयायी था। ये दक्षिण भारत में है, लेकिन किस धर्म को मानने वाला है? बौद्ध धर्म को मानने वाला है। तो ये सोचो, बौद्ध अनुयायी है कौन? इलंगो आडिगल। तो इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, किसके बारे में? इलंगो आडिगल के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो जैसा कि हम देखें तो ये रचना जो है तो बहुत ही ज्यादा क्या है बताइए, प्रसिद्ध है। ये दो लोगों के बारे में है। दो लोगों की मतलब कोवलन और कड़ंगी, ठीक है। मतलब एक राजा रहता है जिसका नाम क्या रहता है बताइए? कोवलन रहता है, ठीक है। उसकी शादी होती है। किससे शादी होती है? कड़ंगी से शादी होती है, ठीक है। लेकिन आगे चल करके ये एक माधवी नामक नर्तकी रहती है। कौन बताइए? माधवी। तो माधवी नामक कौन रहती है? नर्तकी रहती है। तो ये नर्तकी के प्रेम में आकर के कड़ंगी को छोड़ करके चला जाता है, ठीक है। तो जब माधवी के पास आता है तो माधवी इससे पैसा रुपया लूट करके क्या है, फरार हो जाती है। तो ये हो जाता है कंगाल, ठीक है। तो फिर इसको किसकी याद आती है? अपनी पत्नी की याद आती है। तो वापस से उसके पास जाता है कोवलन। तो कड़ंगी से बोलता है तुम्हारे पास कुछ है? मेरा तो कुछ भी नहीं रह गया, बिक गया। तो कड़ंगी बोलती है कि मेरे पास भैया एक जोड़ी पायल है। तो एक जोड़ी पायल है, तो उसमें से एक को लेकर के तुम जाकर के मार्केट में क्या कर दो, बेच दो। तो ये मार्केट में बेचने जाता है। तो जब वहां बेचने जाता है तो उसी समय मदुरा के बाजार में जाता है। तो मदुरा की जो रानी रहती है तो उसका पायल कोई चोरी किया रहता है, और उसका डिजाइन किससे मैच कर जाता है? कड़ंगी से। तो वो लोग कोवलन को पकड़ के फांसी की सजा दे देते हैं। तो इस प्रकार कोवलन का क्या हो जाता है? अंत। जैसे ही कड़ंगी को ये बात पता चलती है तो अपनी दूसरी पायल की जोड़ी लेकर के जाती है और बताती है कि राजा तुमने अन्याय किया है। ये मेरी पायल थी, उसका डिजाइन ये देखो, एक पैर मेरे पास है। तो राजा को बहुत आत्मग्लानि होती है, और इस आत्मग्लानि में राजा क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। और इस प्रकार ये जो कड़ंगी है तो सन्यास लेकर के बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। क्या बन जाती है? बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी यानी ये पूरी कहानी कहाँ पे है? शिलप्पादिकरम में है। तो मतलब ये क्या कहते हैं, कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि जब पहली वाली थी तो दूसरी वाली के पास क्यों गए? और दूसरी वाली हमेशा लूटेगी। आजकल तो पहली वाली ही लूट लेती है, तो इसका नंबर नहीं लग पाता है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अगली अगली हमारी जो रचना है उसका नाम है मणि मैखले। अब ये मणि मैखले कौन है? तो कोवलन और माधवी से उत्पन्न हुआ पुत्री है। यानी ये किससे? कोवलन किसके प्रेम में था बताइए? माधवी। तो कोवलन और माधवी से एक पुत्री की उत्पन्न हुई, जिसकी नाम क्या था बताइए? मणि मैखले, है ना। तो ये भी एक बौद्ध भिक्षुणी थी। ये भी क्या बन जाती है? बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। क्योंकि इसकी माँ भी क्या बन जाती है बताइए? पूरा सब लास्ट में अपना प्रायश्चित करने के लिए बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। ये भी सब बौद्ध के प्रभाव में आकर के क्या बन जाते हैं? बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। तो उसी के आगे की कहानी फिर यहाँ पे है। कहाँ पे है? मणि मैखले में है, ठीक है। तो ये हो गया। अगली एक प्रसिद्ध रचना है जीवक चिंतामणि। अगली जीवक चिंतामणि। और जीवक चिंतामणि जो है, तो ये तो दोनों बौद्ध से संबंधित है। कौन? शिलप्पादिकरम और मणि मैखले। दोनों किससे संबंधित है बताइए? मतलब बौद्ध से। लेकिन जीवक चिंतामणि जो है तो ये किससे संबंधित है बताइए? जैन से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि एक मतलब जो है तो शासक था जो जैन मतानुयायी था, और वो बहुत ही ज्यादा प्रतापी था। और वो क्या करता था? जहां भी युद्ध लड़ता था तो वहां जाता था, तो युद्ध में से वहां की जो भी रानी रहती थी उसको लेके आ जाता था। इस प्रकार उसने 8 युद्ध लड़े अपने जीवन काल में, और 8 रानियों को अपने साथ लेकर के आ गया। फिर वो 8 कलह क्लेश मचाई, तो ये सन्यास ले लिया। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये सब पूरी कहानी कहाँ पे बताई गई है बताइए? जीवक चिंतामणि में। पहले वो जीवन जिया, उसके बाद उनको लाया कितने? 8 युद्ध से 8 रानियों को, तो चिंतामणि बन गया, ठीक है। 8 रानियों को ये युद्ध में जीत करके लाया था, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए, इसके मुख्य रूप से देखें हम तो मतलब और भी बहुत सारी है, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछता है
तो यही वाली रचनाओं को क्या करता है बताइए, संगम साहित्य में पूछता है। ठीक है, तो ये था हमारा दक्षिण भारत के इतिहास का संगम काल, जो कि 100 से लेकर के 250 ईस्वी तक है, 250 ईस्वी तक है। इसके बाद अब हम यहाँ स्टॉप करके, अब हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, 6वीं शताब्दी में मिलेगी। तो अगले लेक्चर में हम 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के इतिहास को कवर करते हैं।